एवरीवन, वेलकम टू जेडकेम केमिस्ट्री क्लासेस। तो भाई आ चुके हैं अपने नए टॉपिक के साथ। हमारा आज का टॉपिक है हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सॉलिड्स की या किसी भी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी क्या होती है, इस चीज को हम बहुत प्यार से समझने वाले हैं। लेक्चर बहुत छोटा सा होने वाला, बहुत बड़ा होने नहीं वाला, हर चीज को क्लियर करने वाले हैं। आपको बता दीजिए भाई, इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं। भाई इस वक्त जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स। इसमें सर बहुत सारे टॉपिक हैं हमारे पास, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड है। इसी तरह से इतने सारे टॉपिक है जिनको हमें वन बाय वन कवर करना है। सर आपको बता दूं, वैसे तो हम स्पेशली, अगर आपके पास टॉपिक मैच कर रहा है तो आप पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी स्पेशली बीएससी 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री के लिए हम क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक का पेपर पढ़ रहे हैं। सर इसके पास हमारे पास इसमें 8 यूनिट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स है, ये सारे के सारे 8 यूनिट है। पहली यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर को हम कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं बहुत ही प्यार से। सर सेकंड यूनिट है ना हमारी एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स, इसको हमने स्टार्ट किया है और इसके हमारे भाई कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर लिया हमने, प्लैंक क्वांटम थ्योरी कर लिया है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कर लिया। आज का टॉपिक है हमारा हीट कैपेसिटी। अगर आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं तो आप सीधे सीधे प्लेलिस्ट में उसमें चले जाओगे, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। बाकी अगर आपको हीट कैपेसिटी पढ़ना तो यही एंजॉय करिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है। सर हीट कैपेसिटी को समझने की कोशिश करते हैं, पहले होता है हीट। तो मेरे को पता भाई, कोई ना कोई हम बोल सकते हैं हीट हमारे क्या होता है, एक एनर्जी होती है ना, एक एनर्जी होती है हीट हमारी, ठीक है, जो हमारा क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ाने घटाने का काम करती है। कैपेसिटी मतलब भाई हमारी हीट को लेने की कैपेसिटी कितनी है, या फिर जैसे बोले आप खाना खा रहे भाई, आपको खाना खाने की कैपेसिटी कितनी है, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं अमाउंट। कैपेसिटी मतलब कोई ना कोई अमाउंट, हीट मतलब कोई ना कोई एनर्जी। सर यहां पर हम बात करते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो भाई एक चीज सोचो, मेरे पास में कोई भी सॉलिड या कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसमें क्या करूंगा, हीट देता हूं, इसको क्या करता हूं मैं, हीट देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको हीट दूंगा तो क्या होगा इस सिस्टम का, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ जाएगा, इस सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाएगा। भाई आपको खुद पता है, अगर हमारे पास में कोई भी सिस्टम है, अगर मैं उसको हीट देता हूं, भाई हीट का मतलब अगर हम किसी भी चीज को हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। मान लीजिए कोई 25 डिग्री सेल्सियस है, मैंने हीट किया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। जैसे जैसे आप अमाउंट ऑफ हीट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। सर जैसे हीट आई टेम्परेचर बढ़ा, हीट आई टेम्परेचर बढ़ा, तो कहीं ना कहीं हीट देने से हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। कितनी हीट देनी पड़ेगी सर, उसकी वो सिस्टम कितनी हीट को कैपेसिटी है उसकी, जो कितनी हीट को वो ले सकता है, सर उसकी कैपेसिटी डिपेंड करेगी। वो आपको बताना पड़ेगा कि टेम्परेचर कितना बढ़ाना है आपको। आप टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे तभी तो पता चलेगा कितना हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो। बिल्कुल सही बात है। सर यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं, अगर आपको हीट की कैपेसिटी पता करनी है कि किसी भी सिस्टम की, कि वो कितनी हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा टेम्परेचर कितना बढ़ाना है। अगर सर हम बोले कि हमको 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, या फिर हम बोल सकते हैं 1 केल्विन बढ़ाना है, तो इतना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी हीट को हम किससे दिखाते हैं, क्यू से, जो भी हीट देनी पड़ेगी सर उसी हीट को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। उसी हीट को क्या बोलेंगे, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी को हम सी से दिखाते हैं। किससे दिखाएंगे भाई, सी से दिखाते हैं। तो सर यहां पर एक काम करते हैं, पहले तो हम बात करते हैं, इसका फॉर्मूला बनाएंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, सही है। सर हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी जो होती है उसको सी से दिखाते हैं। हीट कैपेसिटी एक्चुअल में अमाउंट ऑफ हीट है जिसको हम दे रहे हैं, भाई कोई सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और हीट देने से उसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यही तो है। अब टेम्परेचर को मेरे को कितना बनाना है, 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट दी जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। सर जो हीट कैपेसिटी वो अमाउंट ऑफ हीट है, कब, जब आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो। सर 1 से ज्यादा हो तो आप नीचे लिख सकते हो डेल्टा टी। क्या लिख सकते हो, डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब क्या हो गया भाई, डेल्टा टी का मतलब हो जाता है टेम्परेचर
डिफरेंस। डेल्टा टी का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। फिलहाल हम एक काम करते हैं सर, इसकी ना डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, तो हम कहेंगे सर किसी भी सॉलिड का या किसी भी सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। मतलब यहां पर हम लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं सर, क्या लिखेंगे, द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट required, the amount of heat required to raise 1 degree Celsius or 1 Kelvin temperature, 1 Kelvin temperature of the system, जो भी हमारे पास सिस्टम है, जो भी हमारे पास सॉलिड है, is known as हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। इतनी बात समझ में आ रही है भाई? यहां पर एक फिर से समझो, फिर से समझने की कोशिश करो। क्या बोला हमने? हमने बोला है कि सर किसी भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होती है उससे हम क्या कहते हैं, हीट कैपेसिटी कहते हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। सर इसको हटा दें क्या? इसको हटा दें, चलो इसको हटा देते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर देखिए, हीट कैपेसिटी के बारे में कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। क्या चीजें समझने की कोशिश करते हैं? यहां पर देखिए भाई, हीट कैपेसिटी को हम सी से दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे। अगर इसकी यूनिट की बात कर लो, यूनिट क्या है भाई? अगर हम यूनिट की बात करेंगे हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी भाई, हीट की यूनिट क्या होती है, जूल। टेम्परेचर यूनिट क्या होती है, केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस, तो हम इसको जूल डिग्री सेल्सियस या फिर इसकी यूनिट लिख सकते हैं जूल केल्विन इनवर्स या जूल पर केल्विन। इस तरह से इसकी यूनिट हो जाएगी। तीसरी चीज आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट है इसमें जानना क्या है, वो है सर जो हीट कैपेसिटी होती है ये हमारी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये जो हमारे पास हीट कैपेसिटी होती है ये हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आप कहेंगे सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है? कहीं ना कहीं सुना हुआ नाम लग रहा हो सकता है आप क्लास 11th की बात, क्लास 11th में सुना हो, या किसी अदर फिजिक्स में सुना हो, या कहीं ना कहीं पहले सेमेस्टर में कहीं ना कहीं सुना हो। ये एक्चुअली थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड होता है। जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है हमारे पास 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है सर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हम उनको बोलते हैं जो किसी भी सिस्टम के मास पर डिपेंड करती है, या फिर हम बोल सकते हैं अमाउंट पर डिपेंड कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी अमाउंट डिपेंडेंट होती है उनको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और जो अमाउंट पर डिपेंड ही नहीं करती उन्हें इंटेंसिव कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है पानी, ठीक है। अब पानी की जो डेंसिटी है आपको पता है 1 ग्राम ml इनवर्स या फिर 1 kg लीटर इनवर्स होती है, यानी डेंसिटी उसकी कितनी है, 1 है। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि पानी है कितना, आप 1 गिलास ले लो, आप 1 बाल्टी भर के ले लो, आप 1 टैंक भर के ले लो, जितना भी पानी लेना कितना भी ले लो, अमाउंट कितना हो फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेंसिटी फिक्स रहती है। मतलब जो डेंसिटी है वो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए उसको कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो अमाउंट पर डिपेंड ना करें वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सर जो प्रॉपर्टी अमाउंट पर डिपेंड करती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे अगर हम बात करें, जैसे वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, वॉल्यूम आयतन है हमारा, या फिर मास है, द्रव्यमान है हमारा। जितना ज्यादा अमाउंट होगा उतना ज्यादा मास होगा या उतना ही ज्यादा वॉल्यूम होगा। सर अगर अमाउंट को बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम या मास बढ़ेगा, अमाउंट को घटाएंगे तो वॉल्यूम या मास घटेगा। मतलब जो अमाउंट पर डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब आपको समझ में आ गया होगा सर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है हमारी अमाउंट डिपेंडेंट, अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जो अमाउंट पर डिपेंड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है सर, इतने बात समझिए। क्या हीट कैपेसिटी अमाउंट डिपेंडेंट है? बिल्कुल है। आप एक चीज सोचो, मेरे पास कोई सॉलिड है, मेरे पास 5 ग्राम सॉलिड है, इसका मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, मुझे कोई ना कोई अमाउंट ऑफ हीट देनी पड़ेगी। बिल्कुल। अभी मैंने उसको 10
ग्राम कर दिया। अब 10 ग्राम का 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे अमाउंट ऑफ हीट भी तो ज्यादा देनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, जैसे जैसे आप अमाउंट को बढ़ाओगे उसको हीट को एब्जॉर्ब करने की, यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो रिक्वायरमेंट हीट है उसकी भी तो मात्रा बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी। यानी हम बोल सकते हैं जैसे जैसे आप मास बढ़ाओगे वैसे वैसे आप हीट कैपेसिटी की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। अब यहां से आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझनी है, और वो क्या होती है वो हम आपको यहां लिख देते हैं। पहली चीज क्या सर, हीट कैपेसिटी एक आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो क्या होती है उसको जानो पहले। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। यहां देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है। अगर हम बात करें स्पेसिफिक तो कहीं ना कहीं एक वर्ड यूज हो गया स्पेसिफिक। सर अगर हम यहां से बात करें तो हम यहां पर बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज ए हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास। मैंने अभी बोल रहा था जैसे कि आपको क्या करना है भाई, जैसे मास बढ़ाएंगे, अगर आप मास को बढ़ाते जाते हैं तो आपकी जो हीट कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जाती है। अगर सर मैं मास को फिक्स कर दूं तो फिर तो हीट कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, जितनी होनी चाहिए उतनी ही रहेगी। तो मतलब जो हीट कैपेसिटी है वो एक फिक्स हो जाएगी, स्पेसिफिक हो जाएगी, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को दिखा देते, मान लो CS से। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जो भी हीट कैपेसिटी है उसको आपको किससे डिवाइड कर देना है, मास से। बस अगर आप इसको मास से डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाएगी भाई, हीट कैपेसिटी क्या थी, Q अपॉन डेल्टा टी। बिल्कुल, तो यहां पर हम लिख सकते हैं Q अपॉन डेल्टा टी और उसको डिवाइड कर देना किससे, M से। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, यानी Q अपॉन M डेल्टा टी। ठीक है सर। और अगर इसकी यूनिट की हम बात करें, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या हो जाएगी भाई, यूनिट हमको पता है सर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट हो जाएगी, ऊपर तो ये जूल ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा सर जूल। मास को हम केजी में ले सकते हैं, अगर ग्राम में हो तो ग्राम में लो और केजी में हो तो केजी में। तो मास को हमने ले लिया मान लीजिए केजी में, तो ये हो जाएगा जूल केजी इनवर्स, और टेम्परेचर यानी कि केल्विन इनवर्स। डिग्री है तो डिग्री इनवर्स ले सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सर एक और लास्ट जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, भाई उसी के लिए मोस्टली पढ़ा जाता है, उसका नाम होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। सर अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कहीं पर मोलर टर्म ना आए तो मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जहां पर हम मोल की बात ना करें, क्योंकि हम जितने भी अमाउंट को पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं भाई, तो हमें कहीं ना कहीं उसको मेजर करने की एकमात्र तकनीक, मतलब होती तो बहुत सारी है, लेकिन वेस्ट जो होता है वो होता है हमारा मोल। तो कहीं ना कहीं मोल की बात करते हैं। तो सर यहां से अगर हम बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी होगी, तो जैसे अभी हमने बोला कि सर अगर हम मास को फिक्स कर देते हैं, है ना, मास को फिक्स कर देते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर हम मोल को फिक्स कर दें तो क्या हो जाएगा फिर, मोलर हीट कैपेसिटी। यानी इसकी यूनिट क्या हो सर, इसका डेफिनेशन लिखें तो क्या हो जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी यानी कि इट इज ए हीट कैपेसिटी, इट इज ए हीट कैपेसिटी पर यूनिट मोल्स, पर यूनिट मोल। यानी कि एक मोल के लिए जितनी आपको क्या चाहिए, हीट कैपेसिटी होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी बोलेंगे। यानी कि हमने ले लिया मान लीजिए CM, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी, CM बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा C अपॉन N। मोल को कैसे दिखाते हैं, N से दिखाते हैं, यानी कि यहां से हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा CM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
Q अपॉन एन डेल्टा टी। क्या हो जाएगा भाई, Cm इज इक्वल टू Q अपॉन एन डेल्टा टी, एन डेल्टा टी। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ये हो गया हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, Q अपॉन एन डेल्टा टी। अब यहां पर जो Cm है, मतलब हम बोले मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है ये एक्चुअल में दो टाइप का होता है भाई। यहीं पर समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत आसान सा टॉपिक है। मोलर हीट कैपेसिटी भाई यहां पर समझना है आपको, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है, मोलर हीट कैपेसिटी जो होता है ना भाई, ये हमारा एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कहानी यहां पर समझने की कोशिश करना। मोलर हीट कैपेसिटी को, मोलर हीट कैपेसिटी हमारे पास दो टाइप की होती है भाई, दो टाइप की होती है, और ये दोनों टाइप किस वजह से होते हैं वो भी आपको बता दिया जाए। देखो सुनो सर, ये जो हीट है ना, ये हीट, ये कौन सी हीट हम दे रहे हैं। एक्चुअल में दो टाइप की चीजें पढ़ी जाती हैं, एक तो हीट कांस्टेंट प्रेशर पर पढ़ी जाती है, एक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर पढ़ते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, हीट दो टाइप की होती है, इसी वजह से मोलर हीट कैपेसिटी भी दो टाइप का हो जाता है। अगर हम बात करें यहां पर, क्या बात करें भाई, मोलर हीट कैपेसिटी दो टाइप की होती है। एक होती है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एक तो ये होती है भाई हमारे पास, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है भाई, दूसरी हमारे पास होती है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सर दो टाइप की हो गई, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सर मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम को कैसे दिखाएंगे, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब Cm, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब V कर दो, CmV बराबर कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम पर दी जा रही है डिवाइड बाई n इंटू डेल्टा टी। भाई यही हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी सर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का। इसी तरह से यहां लिखते हैं भाई मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर यानी CMP बराबर क्या हो जाएगा, ये बराबर हमारे पास हो जाएगा हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाई n इंटू डेल्टा टी। सर ये हो गया हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फॉर्मूला, अब यहां से जो मैं बात बताने वाला हूं उसको बहुत ही ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूं यहां पर भी। जब हम थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ते हैं तो वहां पर हीट को दो टाइप की पढ़ा जाता है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और एक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सर जो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है, उसको दिखाते हैं हम डेल्टा U से, और हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को दिखाते हैं हम डेल्टा H से। सर ये डेल्टा U और डेल्टा H है क्या, जरा इसके बारे में फिर से एक और बार समझ लेते हैं। भाई जो डेल्टा U है ये हमारे पास होता है इंटरनल एनर्जी होती है, ठीक है। और ये जो हमारे पास है डेल्टा H, सर डेल्टा H हमारे पास होता है इंथैल्पी चेंज। सर चेंज लगा देना यहां पर दोनों में, चेंज जो इंथैल्पी चेंज है वो हमारे पास डेल्टा H होता है, और जो इंटरनल एनर्जी चेंज है वो हमारे पास Q होता है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं सर, कहना ये चाह रहे हैं, अभी बस समझ लेते हैं इसको क्या कह रहे हैं। सर हमारे पास हीट जो होती है वो दो टाइप की होती है। अगर आप हीट को कांस्टेंट वॉल्यूम पर देखोगे या कांस्टेंट प्रेशर पर देखोगे, अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पर हीट को मेजर करते हो तो सर उस हीट को हम एंथैल्पी कहते हैं, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसे हम बोलते हैं उसकी इंटरनल एनर्जी। सर इसका मतलब ये हो गया, क्या हम यहां से QV की जगह डेल्टा U रख सकते हैं और QP की जगह डेल्टा H भी रख सकते हैं। तो यहां से हम कर देंगे सर CMV बराबर कितना हो जाएगा, डेल्टा U अपॉन n डेल्टा T। सर यहां से डेल्टा U की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा NCV, या मैं m हटा देता हूं, डायरेक्ट CV लिख देता हूं, CV dt, NCV डेल्टा T। ठीक है, मैंने वो हटा दिया अभी।
तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया डेल्टा यू बराबर एनसीवी डेल्टा टी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला। इसी तरह से यहां पर देख सकते हैं भाई क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा सी एम पी बराबर क्यूपी की जगह क्या रख सकते हैं डेल्टा एच बटे कितना हो जाएगा एन डेल्टा टी। तो आप यहां से डेल्टा एच की वैल्यू निकाल सकते हो, तो डेल्टा एच बराबर हो जाएगा एन सी एम पी की जगह डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं सीपी डेल्टा टी एन सीपी डी टी। सही है, तो ये हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला आ गया है। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये हमारे पास इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, ये हमारे पास किसका हो गया एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला हो गया। तो यहां पर आपको देखना है एनसीवीडीटी और वो हो जाएगा एनसीपीडीटी। सीवी क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और ये हो जाएगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सर एक्चुअल में मोलर हीट कैपेसिटी होती है हमारे पास। ठीक है ना, तो आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए एक काम करो, आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए CMV लिख लो यहां पर। लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, और वो ठीक नहीं है, कंफ्यूजन थोड़ा कंप्लीट ही लिखते हैं, छोड़ना ठीक नहीं है। CMV ठीक है ना, और यहां पर भी लिख देते हैं CMP। ये हमारा क्या हो जाएगा हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बहुत छोटा सा टॉपिक था, इतना ही था बस। और इसके अलावा हाँ एक चीज और जान लो भाई, एक चीज और जान लो, वो हमारे पास रह गई थोड़ी सी, और वो जानना क्या है भाई, जानना ये है कि जो हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये हमारे पास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या था, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है अमाउंट इंडिपेंडेंट, जो अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, तो हमारे पास अमाउंट इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, अमाउंट पर डिपेंड नहीं करती है। सर जब अमाउंट ही फिक्स कर दिया तो अमाउंट पर डिपेंड करेगी नहीं, है ना। चलिए, और दूसरा हमारे पास ये है मोलर हीट कैपेसिटी। सर ये भी हमारे पास क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों, क्योंकि मोल भी तो हमारा क्या है भाई, एक अमाउंट है, तो वो भी हमने फिक्स कर दिया, तो वहां पर भी हमारा क्या हो जाएगा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना है, क्या याद रखना आपको, वैसे मैं ज्यादा थर्मो में लेके नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थर्मो का टॉपिक नहीं चल रहा है इसलिए, क्योंकि थर्मो में हम क्या पढ़ते हैं भाई, जो अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है तो उनका रेशियो ऑलवेज क्या हो जाता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाता है। इसी चीज को यहां पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव है, मास भी एक्सटेंसिव है, दोनों का रेशियो वैसे क्या आएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहां पर हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, तो दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, इंटेंसिव। बस इतना ही बताना था। तो हमारे पास ये टॉपिक हो चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अगला जो टॉपिक हमारे पास होगा उसको भी हम देख लेते हैं, कौन सा टॉपिक होगा, उसके बाद आगे करते हैं। अगला हमारा टॉपिक होगा, अगला हमारे पास टॉपिक क्या होगा भाई, अगला हमारे पास टॉपिक है हीट कैपेसिटी हो गया, ठीक है। इसके बाद बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम, कॉम्पटन इफेक्ट ऑफ स्कैटरिंग, तो इससे आगे हम कॉम्पटन इफेक्ट को पढ़ेंगे, उसके बाद बोर्स मॉडल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सारे के सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। चलिए फिर इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नई एनर्जी के साथ। तब तक आपको लेक्चर को शेयर करना है जहां तक हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।